जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे। आशा करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें हम आज चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर से संबंधित थ्योरी और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2018 से 2023 के बीच अलग-अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिकंदर के बारे में। देखिए, सिकंदर यानी अलेक्जेंडर, इसको अलेक्जेंडर भी बोलते हैं। तो सिकंदर या अलेक्जेंडर, अगर हम बात करें सिकंदर के पिता का नाम, देखिए, अगर हम बात करें सिकंदर के पिता का नाम, तो सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप, राजा फिलिप। और ये मकदूनिया के शासक थे, मकदूनिया। ठीक है। तो ये थे फिलिप जो कि सिकंदर के पिता थे। इसके बाद आगे चलेंगे। देखिए, अब सिकंदर से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, सिकंदर का जन्म कब हुआ था, यानी व्हेन वाज अलेक्जेंडर बोर्न। ऑप्शन ए 359 ईसा पूर्व, बी 332 ईसा पूर्व, 356 ईसा पूर्व, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें इसके राइट ऑप्शन की, तो वो है 356 बीसी या 356 ईसा पूर्व। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, आगे चलेंगे। देखिए, सिकंदर के पिता फिलिप कहाँ के शासक थे? जैसा कि अभी हमने बात की, सिकंदर के पिता फिलिप मकदूनिया के शासक थे। ऑप्शन ए है वैशाली, मकदूनिया, सेलुकस, या हाइडेज पीज। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मकदूनिया। ठीक है, आगे चलेंगे। देखिए, सभी आए हुए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है मैंने अपने पास से बनाए ना। आगे चलेंगे। देखिए, सिकंदर किसका शिष्य था, यानी सिकंदर के गुरु का नाम बताना है। धनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अरस्तु, या फिर सेल्यूकस निकेटर। तो अगर हम बात करें धनानंद की, देखिए धनानंद तो नंद वंश का एक अंतिम शासक था। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश से संबंधित है। अरस्तु, तो इनके गुरु का नाम अरस्तु था, यानी ये अरस्तु के शिष्य थे। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। आगे चलते हैं। देखिए, सिकंदर ने भारत विजय का अभियान कब प्रारंभ किया था? तो अगर हम बात करें देखिए सिकंदर की, तो सिकंदर ने मतलब जब वो सिंहासन पर बैठा तो उसने पूरी दुनिया को जीतने का मतलब घोषणा की थी। और उसी से संबंधित मतलब जब उसने मतलब उस समय के जितने भी ज्ञात राज्य या फिर देश थे, उन सबको ज्यादातर को जीत लिया था। जिस तरह से फिर उसने क्या किया, उसने बाद में देखा कि अभी भारत भी है, तो भारत की ओर उसने मतलब बढ़ना शुरू किया। तो भारत को विजय करने के लिए देखिए सिकंदर ने भारत विजय का अभियान कब प्रारंभ किया था? तो 326, 329 ईसा पूर्व, 356 ईसा पूर्व, या 359 ईसा पूर्व। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 326 ईसा पूर्व। ठीक है, यानी 326 ईसा पूर्व में भारत पर विजय करने के लिए सिकंदर भारत की ओर बढ़ा था। आगे चलेंगे। देखिए, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध में किस वंश का शासन था? तो अगर इसकी हम बात करें, देखिए हर्यंक वंश, नंद वंश, शिशुनाग वंश, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है नंद वंश। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया या भारत पर आक्रमण करने के लिए चला हो, तो उस समय जो भारत में नंद वंश यानी उत्तर भारत में नंद वंश का शासन था। ठीक है, और ये था धनानंद के समय पर। आगे चलेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नंद वंश। अब अगला प्रश्न है, सिकंदर का सेनापति कौन था? देखिए, सेल्यूकस निकेटर, लियाकत, नियारकस, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें सिकंदर के सेनापति की, सेनापति मतलब सेना का पति, तो सेना का पति जो थल सेना थी उसका जो सेनापति था वो था सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, इसका सेनापति। आगे चलेंगे। देखिए, सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? यानी पोरस के साथ जब सिकंदर ने युद्ध किया था तो उस युद्ध को किस नाम से जानते हैं, बताएंगे। देखिए, हाइडेस्पीज, बेबीलोन, सैंड्रोकोटस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें इसके राइट ऑप्शन की, वो है ऑप्शन ए, हाइडेस्पीज का युद्ध। ठीक है, और ये जो है सिकंदर के साथ लड़ा था पोरस ने। ठीक है, आगे चलेंगे। देखिए,
सिकंदर की सेना ने किस नदी को के पश्चिम तट पर पहुंचने और उसे पार करने से इनकार कर दिया था? मतलब सिकंदर की जो सेना थी, जब ये भारत पर आक्रमण करने के लिए आ रहा था, तो सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? बताएंगे, देखिए। झेलम नदी, व्यास नदी, गंगा नदी या फिर यमुना नदी। तो इसकी अगर हम बात करें राइट ऑप्शन की, वो है व्यास नदी। तो व्यास नदी को इसकी सेना ने पार करने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि उस समय व्यास नदी, जो कि बहुत मतलब बड़े विशाल इस क्षेत्र पर बहती थी, तो उसको देखकर इसकी सेना जो थी, क्योंकि वो थकी हुई थी पहले से, क्योंकि बहुत सारे युद्ध लड़ रहे थे उन्होंने, तो इसी तरह से वो क्या हो गए थे, थक गए थे, और इसे देखकर वो और भी ज्यादा डर गए थे। आगे चलेंगे। सिकंदर के जल सेनापति का क्या नाम था? यानी जो, देखिए अभी हमने बात करी थी थल सेनापति की, अब हम बात करेंगे जल सेनापति या नेवल कमांडर। इंग्लिश में इसको कहते हैं नेवल कमांडर, यानी नेवी में जो कमांडर होते हैं, ऐसे इस तरह से। ऑप्शन ए है नियार्कस, बुकेफेरल या फिर बेबीलोन, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन ए, नियार्कस। जो नियार्कस था वो इसके नेवी का कमांडर था, यानी जो मतलब जल सेना थी, उसका कमांडर था। आगे चलेंगे। देखिए सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? अब सिकंदर के पास जो घोड़ा था, वो मतलब बहुत ही स्ट्रोंग घोड़ा था और ताकतवर था। देखिए उसका नाम बताना है। बेबीलोन, बुकेफराल, देखिए इसे बुकेफराल भी कहते हैं, या फिर इसका नाम है मतलब ग्रीक भाषा में ब्यूसेफेरल, ठीक है, या फिर ब्यूसेफेलस, चेतक या सैंड्रोकोटस। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन बी, ब्यूसेफेलस। ठीक है, आगे चलेंगे। अगले प्रश्न की बात करें तो देखिए, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सिकंदर जो है जब भारत पे आक्रमण करने के लिए आया था, तो वो भारत पर आक्रमण मतलब उसने पोरस को तो हरा दिया था, लेकिन बाद में व्यास नदी को पार करने मतलब व्यास नदी को नहीं पार कर सका वो, और वहीं से वापस लौट गया था। तो वापस रास्ते में लौटते समय उसकी जो मृत्यु हुई थी, देखें कहाँ हुई थी। बेबीलोन, अफगानिस्तान, निकेटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिकंदर की मृत्यु वापस लौटते समय बेबीलोन में हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, बेबीलोन। आगे चलेंगे, देखिए। सिकंदर का उत्तराधिकारी कौन बना? जब सिकंदर वापस मतलब जा रहा था और उसकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद सिकंदर का जो मतलब उत्तराधिकारी था या सक्सेसर था, वो कौन था? नियार्कस, अरस्तु, फिलिप या सेल्यूकस निकेटर। तो इसके अगर राइट ऑप्शन की बात करें, देखिए जब अलेक्जेंडर या फिर सिकंदर की मृत्यु हो गई थी ना, तो उसी का सेनापति सेल्यूकस निकेटर उसका उत्तराधिकारी बना, यानी वो बाद में राजा बना उसके स्थान पर। आगे चलेंगे। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, सेल्यूकस निकेटर। तो ये थे सिकंदर से संबंधित जितने प्रीवियस ईयर में मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो आए हुए थे। अब हम बात करें, देखिए अभी जो ये सीरीज चल रही है हमारी, जिस जिसमें आज की हमारी क्लास चल रही है, तो इसका नाम है, देखिए ये सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए है, जिसमें एसएससी, आरपीएफ और डी ट्रिपल एस बी या फिर दिल्ली पुलिस। ठीक है, देखिए ऊपर लिख भी रहा होगा, आपको दिख रहा होगा। एसएससी को लेकर भी है, साथ में इसमें आरपीएफ भी है, और डी ट्रिपल एस बी या फिर दिल्ली पुलिस, या फिर अगर हम बात करें इसी में ही यूपी पुलिस को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, यानी सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए अगर हम मोटे मोटे तौर पर कहें। ठीक है, तो ये हमारी सीरीज चल रही है, आप इसका लाभ उठाइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को फायदा हो। तो आगे हम बात करेंगे, देखिए। देखिए अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित, और इसमें हम थ्योरी लेंगे सबसे पहले। देखिए अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, जो कि मौर्य वंश का शासक था, यानी स्थापना भी इसी ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अब इसके बारे में कुछ बातें हैं, जैसे देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म की, तो इसका जो जन्म है वो 345 बीसी में हुआ था। कितने में?
345 बीसी या 345 ईसा पूर्व। अगर हम बात करें ये गद्दी पर किस वर्ष बैठा था, तो 322 ईस्वी में या 322 बीसी में, 322 बीसी या ईसा पूर्व में ये गद्दी पर बैठा था। अगर हम बात करें देखिए, यह किस धर्म का फॉलोवर या फिर अनुयायी था, तो अगर हम बात करें देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था। किसे? जैन धर्म। तो ये जैन धर्म का अनुयायी था। इसके बाद है चाणक्य। अगर हम चाणक्य की बात करें, तो चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? गुरु भी थे और साथ में उनके बाद में प्रधानमंत्री बन गए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो मतलब गुरु थे या चाणक्य, तो चाणक्य बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बने। यानी जब वो गद्दी पर बैठ गया 322 ईस्वी में, तो इन्होंने क्या किया 322 ईसा पूर्व में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के ये क्या बन गए? प्रधानमंत्री। इसके बाद चाणक्य की पुस्तक का क्या नाम है? अगर चाणक्य की पुस्तक बताएं, तो चाणक्य की पुस्तक थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। और ये देखिए अर्थशास्त्र वैसे तो हम इकोनॉमिक्स को कहते हैं, लेकिन इसमें जो थी राजनीति से संबंधित बुक है ये। आगे चलेंगे। देखिए चाणक्य के अन्य नाम, यानी चाणक्य के और भी नाम थे, जैसे चाणक्य को हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, विष्णुगुप्त। और इसी के साथ इनको कौटिल्य भी कहते हैं, कौटिल्य। ठीक है। तो एग्जाम में बहुत बार ये रिपीट होते हैं कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या है, या फिर चाणक्य को इनमें से किस नाम से जानते हैं। आगे चलेंगे। देखिए एक और है, ये भी है, जैसे मेगास्थनीज किसका राजदूत था? ठीक है। अगर हम बात करें देखो मेगास्थनीज की, तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और जो कि सेनापति था किसका? पहले सिकंदर का। तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बन के भारत में आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। देखिए सेल्यूकस निकेटर। चलिए तो आगे चलते हैं, अब देखिए आगे क्या है। अब चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन आए हैं उनको देखते हैं। अगर हम बात करें देखिए क्वेश्चन नंबर 13, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो अभी हमने बताया बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी यानी चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। यानी इससे पहले नंदवंश, यानी नंदवंश था मगध पर। तो मगध पर जो शासन कर रहा था वो था नंदवंश, और जिसका अंतिम शासक था धनानंद। तो धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश की स्थापना की थी। आगे चलेंगे। नंदवंश के अंतिम शासक धनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने की थी? देखिए ऑप्शन ए है सेल्यूकस निकेटर, अशोक, विलियम जोन्स या फिर चाणक्य नीति। तो इसके जो राइट ऑप्शन है वो है चाणक्य। चाणक्य नीति नहीं, देखिए थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। चाणक्य ने विष्णुगुप्त। तो धनानंद को हराने में चंद्रगुप्त की मदद किसने की थी? चाणक्य ने। इसके बाद आगे चलेंगे। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में किसने हराया था? ठीक है। यानी जब सेल्यूकस निकेटर, देखिए सिकंदर तो वापस चला गया था, लेकिन बाद में सेल्यूकस निकेटर आया था, जो कि भारत में आक्रमण करने के लिए आया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य से उसका सामना हुआ। तो चंद्रगुप्त मौर्य से इसका सामना हुआ था, और वो कितने में? 305 ईसा पूर्व में। ठीक है। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन होगा, देखिए बिंदुसार, मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर राइट ऑप्शन की बात करें वो है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हरा दिया था, तो इसने क्या किया था, एक प्रस्ताव रखा था चंद्रगुप्त मौर्य के सामने कि वो उसकी जो पुत्री थी कार्नेलिया, उससे क्या कर ले, शादी कर ले। ठीक है। तो कार्नेलिया से मतलब शादी करने के लिए इसने प्रपोजल रख दिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उससे शादी कर ली, और साथ में कुछ शर्तें भी रखी थी, देखिए उनके बारे में बात करेंगे। तो युद्ध के बाद कुछ संधि हुई थी, युद्ध की संधि। तो इसमें शर्तें थी, जैसे इसमें था जो ये
4 प्रांत हैं जिसमें काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, ये चंद्रगुप्त मौर्य को इसने दे दिए थे। यानी सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत दिए थे, कौन-कौन से थे वो? काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, ठीक है? तो पूछ लेते हैं, इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है? आगे चलेंगे। इसके बाद है अगला प्रश्न, किसने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ की थी? देखिए बिल्कुल फैक्ट वैसे ही क्वेश्चन आता है जैसे मतलब वो तो कंटेंट में से उठाया था हमने। अब अब देखिए इसमें क्या है? ऑप्शन ए है नियारकस या फिर ब्यूसेफेलस, अमित्रघात या सेल्यूकस निकेटर। तो कार्नेलिया की जो शादी यानी चंद्रगुप्त मौर्य से हुई थी, तो वो किसकी पुत्री थी? वो थी सेल्यूकस निकेटर की, ठीक है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन है? ऑप्शन नंबर डी। आगे चलेंगे। इंडिका की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इंडिका एक पुस्तक है, ठीक है? तो इंडिका की रचना किसने की थी? सेल्यूकस निकेटर, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या फिर मेगास्थनीज। तो इंडिका जो कि एक पुस्तक थी, उसकी रचना की थी सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मेगास्थनीज ने, ठीक है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, मेगास्थनीज। आगे चलेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे जैन धर्म की दीक्षा ली थी? यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को फॉलो किया, तो ये किसके मतलब किसके कहने पर किया था? बताएंगे देखिए। स्थूलभद्र, भद्रबाहु, महावीर स्वामी या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन बी, भद्रबाहु। यानी भद्रबाहु के नेतृत्व में ही इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। आगे चलेंगे। इसमें है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन किसने किया? यानी 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच जो युद्ध हुआ था, उसका जो वर्णन है वो किसने किया था? प्लूटार्क, एपियानस, सैंड्रोकस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, एपियानस, ठीक है? तो ये एक राइटर है, इतिहासकार, इन्होंने ही इस युद्ध का वर्णन किया था। आगे चलेंगे। देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना? मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो गद्दी पर बैठा था वो कौन था उसका बताना है। देखिए, अशोक, बिंदुसार, उपगुप्त या फिर नंदीवर्धन। अगर इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो वो है, देखिए, अशोक जो था, अशोक तो इसका मतलब बाद में था सबसे, इसके बाद था ये बिंदुसार का पुत्र था अशोक। तो यानी अगर हम बात करें अ, चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी था यानी इसका बेटा ही था जिसका नाम था बिंदुसार, ठीक है? और बिंदुसार का पुत्र था कौन? अशोक, ठीक है? आगे चलेंगे। तो यानी दादा हो गए किसके? चंद्रगुप्त मौर्य दादा हो गए अशोक के। तो ये था आज का हाँ, मतलब लास्ट ऑप्शन, सॉरी, लास्ट ऑप्शन नहीं, लास्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद हम अगली क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। देखिए, अभी आपको एक जानकारी देनी है। देखिए, अभी हम एक बैच शुरू कर रहे हैं आरपीएफ के लिए, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल, जिसका नाम है सुरक्षा बैच, ठीक है? तो आप इस बैच से हम हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़ सकते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? तो इसमें हम बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराएँगे आरपीएफ के लिए, जो कि जल्दी ही एग्ज़ाम होने वाला है जिसका, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए हमारे साथ। अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके बताएँ और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।